नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे और खुश होंगे। हम बात कर रहे हैं हमारे देश के अंदर जो उपनिवेश हमारा देश बना, अंग्रेज जो हमारे देश में आए, एकदम से नहीं आए थे वो। पहले 1-2 लोग आए थे, मसाले खरीद के ले गए, फिर 60 गुना दाम में अपने देश में बेचते हैं और वो अमीर हो जाते हैं। फिर लोगों को लालच आने लगा अंग्रेजों को, धीरे-धीरे आने लगे और अंग्रेजों के साथ सिर्फ अंग्रेज नहीं, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, काफ़ी सारे लोग जो भारत के बारे में जान चुके थे, इनके मसालों के बारे में जान चुके थे, कपड़ों के बारे में जान चुके थे, यहाँ की संस्कृति के बारे में यहाँ तक कि वो जान चुके थे, वो लोग आते, यहाँ की शिल्पकलाएँ देखते, यहाँ की चित्रकलाएँ देखते और वो लोग अपने साथ खरीद के या जो भी वो ले जा सकते थे, वो ले जाते और फिर उन दूसरे देशों में जाके व्यापार करते और भारत की अर्थव्यवस्था, भारत को चिड़िया सोने की जो चिड़िया कहा जाता है, वो इन्हीं के ऊपर ही निर्भर करती थी। तो भारत की जो संस्कृति अंग्रेजों से पहले हुआ करती थी, वो काफ़ी अलग थी और हमने हमारी पहली क्लास में आपके सामने चीज़ें रखी थी, उसको हम वापस रिवाइज़ करते हैं। हमने आपको ये बताया कि जो अंग्रेजों के जो नियम थे, जो नैतिक नियम उनके थे, जो उनका संविधान था, जो उनके द्वारा लोगों के लिए अधिकार बनाए गए थे, उनके देश में अलग से लागू हो रहे थे और हमारे देश में अलग से लागू हो रहे थे। हमारा शिक्षित वर्ग, उस वक़्त की हम बात कर रहे हैं जब अंग्रेज आते हैं, 1700 के बाद की हम बात कर रहे हैं। हमारा शिक्षित वर्ग, हमारे वकील, जो शिक्षक हुआ करते थे, पढ़े-लिखे छात्र जो हुआ करते थे, उन छात्रों के सामने अंग्रेजों ने काफ़ी सारी किताबें रखी। उन किताबों को छात्रों को दिया, वकीलों को दिया, वो पढ़ते थे और पढ़ने के बाद उनको एहसास होता था कि भारत के अंदर तो हज़ार प्रकार की प्रथाएँ ऐसी चल रही है जो काफ़ी बुरी है और ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। और अंग्रेज बार-बार यकीन दिला रहे थे कि हम इन सबको ठीक कर देंगे, हम इन सबको ठीक कर देंगे। लेकिन अंग्रेजों ने कहा क्या और किया क्या? एक प्रकार से शिक्षित वर्ग को अंग्रेजों ने भ्रमित करने का काम हमारे देश में किया था, जो जब हम इस चीज़ की हम आपके सामने बात करेंगे तो आप भी सोचने लग जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम शुरू करते हैं। तो हमने हमारी पिछली क्लास में एक नवाब की बात की थी और वो नवाब था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र नाम था पहला, जब 1757 के अंदर अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को अपने अधीन कर लिया और यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा 3 चीज़ें की गई थी, जिसकी बात हमने पहले की। ये था कि अंग्रेजों ने नवाब से पैसा वसूलने का काम किया, वसूलने का काम किया था। ठीक है, ये पॉइंट हम लिख चुके थे। दूसरी चीज़ हमारे सामने आई कि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ की जनता, बंगाल की जो जनता हुआ करती थी, उस जनता से भी लगान वसूलने का काम किया। लगान वसूला। ठीक है, अंग्रेजों ने लगान वसूला उस जनता से। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज तीसरी चीज ये होती है कि जो व्यापारी थे बंगाल के अंदर, उन व्यापारियों को डराया गया, धमकाया गया और उनसे, अब देखिए साफ चीज यहाँ पे हम आपको बताते हैं। ब्रिटेन ने 1700 के अंदर कानून बनाए इंग्लैंड के अंदर कि भारतीय जो कपड़ा है उसको प्रतिबंध ही लगा दिया गया, बिल्कुल ही प्रतिबंध लगा दिया गया। अब अब वहां पे प्रतिबंध हो गया, ये इंग्लैंड की बात थी। ठीक है, वहां के उन देशी की बात थी उनकी कि हाँ इंग्लैंड के अंदर हो रहा था, लेकिन अब ये पहली बार भारत में हो रहा था कि किसी जमीन पर युद्ध लड़के अंग्रेजों ने उस युद्ध को जीता है। दूसरी चीज वहां के नवाब को अधीन किया है और तीसरी चीज पैसा वसूलने का काम किया। जितना भी नवाब के पास पैसा था सारा अंग्रेजों ने वसूल लिया, चूस लिया पूरा नवाब को। उसके बाद लगान वसूला गया, फिर भी उनका पेट नहीं भरा। फिर जो किसान थे, वहां के कारीगर थे, बढ़ाई थे, जितने भी लोग थे जिनको मुनाफा कमा रहे थे, अनाज बेच रहे, जो भी कर रहे थे, उनसे भारी टैक्स के रूप में लगान वसूलने अंग्रेज लग गए सीधा। तीसरी चीज की गई, लगान वसूलने के बाद जो व्यापारी वर्ग था, व्यापारी वर्ग जो था, इसको डराया गया और धमकाया गया। अब ध्यान से सुनना और समझना, आपकी जो एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो अब आने वाला है। तो देखना, नवाब मीर जाफर को 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था। यहाँ पे हिस्ट्री का टॉपिक, प्लासी का युद्ध हुआ था और आप हजार बार सुन चुके हो कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो प्लासी के युद्ध में 1757 में मीर जाफर को अधीन करके बिठा दिया गया और इन तीनों चीजें की गई। फिर मीर जाफर का जमीर जाग जाता है और 1764 के अंदर एक युद्ध और होता है। उस युद्ध को हम कहते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अब आप कमेंट में हमें आंसर दीजिए कि 1764 के अंदर जो युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध, किन किन के बीच में हुआ था। ठीक है,
इधर तो हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन नवाब कौन था उसका आप जवाब दीजिए। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और ये युद्ध जो हुए, इन्होंने अंग्रेज के लिए बंगाल के अंदर क्लियरली जमीन दे दी, ठीक है, पूरा कब्जा, एक किला बना दिया गया अंग्रेजों के द्वारा वहां पे, और पहली इंग्लिश फैक्ट्री यहाँ पे खोल दी गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नवाब मीर जाफर ये हुआ। बक्सर का युद्ध जैसे ही हुआ, अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे आया कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ड्यूल गवर्नमेंट, ठीक है, हाँ, देश शासन की शुरुआत की गई। अब देखना, तारीख को ध्यान से देखना। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया। अब एक नियम बनाना था उनको, ऐसा नियम जो लोगों के सामने रखा जा सके, क्योंकि अंग्रेज हर एक चीज को लिख कर बताना पसंद करते थे। पहले चीजें नहीं हो रही थी, लेकिन आपके लिए कलेक्ट्रियां जो बनाई जाती है, जहाँ पे भंडार होता है कागजों का, सारे कागज आपके इकट्ठे पड़े रहते हैं वहां पे। ठीक है, अभी तो कंप्यूटर है, लेकिन पहले कागज ही हुआ करते थे, अभी भी कागज ही चल रहे हैं वैसे तो ये सारी चीजें अब एक कागज के अंदर उनको लिखना था, और वही चीज थी देश शासन। 1765 में इसको लाया गया। 1765 में देश शासन की शुरुआत की गई। तो एक बार आज की हमारी क्लास में हेडिंग डालना, औपनिवेश भारत, दूसरी क्लास है हमारी ये, और उसके अंदर भारत के अंदर देश शासन की शुरुआत, पॉइंट लिखना, हेडिंग लिखना, भारत के अंदर देश शासन की शुरुआत। उसके अंदर वापस लिखना नवाब मीर जाफर 1757 प्लासी का युद्ध, ठीक है, हुआ, अंग्रेजों की जीत हुई। उसके बाद ये तीनों पॉइंट इनडायरेक्टली लागू हो गए, और उसके बाद 1764 के अंदर एक बक्सर का युद्ध और हुआ। किसके बीच हुआ, खाली जगह छोड़ना, आपको कमेंट में आंसर देने की कहा है। उसके बाद, ठीक है, वो हेडिंग आपने डाल दी। फिर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा भारत में देश शासन की शुरुआत 1765 में की गई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसको मिटा देते हैं इधर से। अब जो हमारी हेडिंग थी, वो हेडिंग हमने लगा दी है, पिछली क्लास से भी हमने जोड़ दिया इस चीज को। अब देखना, काफी बारीकी से हर एक चीज को समझना, इसलिए हम इतना धीरे चल रहे हैं। अब देखना, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ड्यूल गवर्नमेंट देश शासन की 1765 के अंदर बंगाल के अंदर इसकी शुरुआत की गई। चीज को ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमने पिछली बार भारत बोल दिया था, लेकिन समझना इस चीज को कि अभी भारत को नहीं जीता है इन्होंने, सिर्फ बंगाल को जीता है, वहां के नवाबों को अधीन किया है। जो सत्ताएं होती थी पहले, उनको ये लगता था कि दिल्ली के ऊपर अगर कब्जा कर लिया गया तो पूरे भारत के ऊपर कब्जा कर लिया गया। अकबर हो गया, बाबर हो गया, शेर शाह सूरी हो गया, या फिर जो हिंदू राजा हुआ करते थे बहुत सारे हुए, वो हो गए। ठीक है, उन सबको लगता था कि दिल्ली के ऊपर काबिज होना मतलब कि पूरे भारत पे शासन करना। अंग्रेजों की सोच अलग ही थी। इनको लगता था कि जमीन पे कब्जा हो गया, पूरे भारत पे कब्जा कर लेंगे धीरे धीरे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, रॉबर्ट क्लाइव ने ये कही थी कि काफी आसान हो लगा हमें किसको जीतना, बंगाल को जीतना। काफी आसानी से हमने बंगाल पे कब्जा कर लिया, और आने वाले समय में पूरे भारत को हम कब्जा लेंगे। जब, और ये बात क्यों कही गई, इसको भी आप जब पढ़ोगे, या आप जब एआई जो भी टूल्स है आपको जब सर्च करोगे, आप पढ़ोगे, तो वहां पे आपको इस रॉबर्ट क्लाइव का पत्र मिलेगा। उस पत्र के अंदर इसने बात लिखी, और ये बात इसलिए लिखी क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर पड़ा था ब्रिटेन की सरकार का। ब्रिटेन के द्वारा इनको कहा गया था कि भारत के अंदर आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तब इनका जवाब गया था कि हम चाहे तो भारत को पूरा अधीन कर सकते हैं। ये मतलब कि इन्होंने शुरुआती गुण इनके बताने लग गए थे। ये लोग जो लोगों को बता रहे थे कि नैतिक नियम क्या होते हैं, इनके नैतिक नियम को ताक पर रखने की शुरुआत यहाँ पे हो गई थी। अब समझना, आगे देखना इस चीज को। रॉबर्ट क्लाइव का पत्र आप निकाल के पढ़ना कि बक्सर का युद्ध जीतने के बाद या प्लासी का युद्ध जीतने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कहा था। देश शासन की शुरुआत 1765 में की गई, और देश शासन का मतलब होता है कि एक तो जिम्मेदारी, देखो हम आसान करते हैं पॉइंट को, जिम्मेदारी किसकी होगी यहाँ पे, नवाब की। और नवाब किसके अधीन है, अंग्रेजों के अधीन है। ठीक है, तो जिम्मेदारी अंग्रेजों की नहीं होगी। अंग्रेजों ने तो एक नवाब बना के एक मुखौटा रख रखा है कि कुछ भी गलत होता है तो आप नवाब के पास जाइए, अंग्रेजों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी, खजाना किसका होगा,
खजाना किसका होगा? अंग्रेजों के पास। खजाना किसका होगा? अंग्रेजों के पास। अब इस खजाने का यूज अंग्रेज कहीं भी करे, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? वो नवाब के पास। लोग जाएंगे किसके पास? नवाबों के पास। नवाब की औकात नहीं होगी कि अंग्रेजों से वो कुछ भी पूछ ले, ठीक है, यहाँ तक। और अंग्रेज खजाना का यूज कहीं भी करे, उनकी मर्जी है, क्योंकि अंग्रेजों की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो लोगों की मदद करे या ना करे। ये दो चीजें हो गई, और इसी को कहा जाता है देश शासन। तीसरी चीज यहाँ पे आती है सेना। नवाब को कह दिया गया कि सेना हमारी होगी, सेना को पैसा भी हम देंगे, या जो बंगाल का जो पैसा बचा हुआ है, खजाना जो बंगाल का, उन्हीं उनमें से देते थे ये लोग, ठीक है, तो वहां से देंगे। लेकिन सेना किसकी होगी? तो सेना भी यहाँ पे होगी अंग्रेजों की। यही होता है देश शासन। एक पॉइंट और, लगान। अंग्रेजों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन नवाब के नाम पे लगान वसूली जाएगी, और आएंगे पैसे किसके पास? अंग्रेजों के पास। मुखौटा किसको बनाया गया है? नवाब को, ठीक है। ये चारों पॉइंट इस देश शासन के बाद सीधे भारत के ऊपर लागू हो गए। हमको कब पता चला? हमको पता चला 1770 में। हमने पहले बात की थी कि हमने आपको कहा था कि भारत के अंदर जब भी अकाल पड़ते थे, तो जो राजा होते थे, जो लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे, वो लोग भी, राजा भी लंगर चला दिया करते थे लोगों के लिए। लोगों को बताया जाता था कि आपके लिए लंगर लगा दिया गया, अकाल की कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से खा सकते हो, पी सकते हो, जिंदा रह सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, जो भी लगान किसानों से वसूली जाती थी, वो माफ कर दी जाती थी कि अभी अकाल पड़ा हुआ है, हम आपसे लगान नहीं वसूलेंगे। ये काम करते थे राजा। लेकिन 1770 में हमारे सामने एक चीज निकल के आई, लगान। अंग्रेजों ने लगान, जब अकाल पड़ा बंगाल के अंदर 1770 में, तो अंग्रेजों ने लगान कम नहीं की, बढ़ा दी। पहला पॉइंट कि अंग्रेजों ने लगान कम नहीं की थी, लगान को बढ़ा दिया गया था। दूसरा पॉइंट, लगान में एक तिहाई, सॉरी, अकाल में एक तिहाई लोग मारे गए। ये दो पॉइंट ही हम लिख के छोड़ रहे हैं, क्योंकि बंगाल के अंदर कितने लोग थे, कितने लोग मारे गए थे, अंग्रेजों की नीतियां क्या थी, काफी गहराई में आगे चलकर इस पे हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। अभी सिर्फ दो पॉइंट है कि एक तिहाई लोग मारे गए थे और लगान बढ़ा दी गई थी। ऐसा समय जब ये काल की छोटा मोटा काल भी नहीं था, इस बात को भी ध्यान रखें। 1770 का जो काल था, ये तो किताबों में काफी गहराई से लिखा हुआ है, तो वो छोटा अकाल नहीं था, काफी बड़ा अकाल था, और इसके अंदर लगान को कम नहीं किया गया। राजा लगान को माफ कर दिया करते थे, यहाँ पे लगान को बढ़ा दिया गया था। और काफी, मतलब कि काफी मुश्किलात थी लोगों को पैसे देने में भी, लगान के आधे पैसे में भी, वहां पे भी लगान को डबल प्रकार से, मतलब कि लिया गया। और एक तिहाई लोग मारे गए थे बंगाल के। आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा भयंकर ये अकाल था। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, काफी छोटे पॉइंट है, लिख लेना, फिर आगे चलते हैं। एक चीज और यहाँ पे समझना काफी महत्वपूर्ण है। हमने आपको पिछली क्लास में कहा था कि गुमास्ते होते थे, वो अंग्रेजों के क्या होते थे, मतलब अधिकारी होते थे, उनको कहा जाता है, ठीक है, गुमास्ता कहा जाता था, या फिर उनको होगा यहाँ पे कोई पॉइंट कंपनी के, ठीक है, आगे आएंगे देखेंगे। तो गुमास्ते जो हुआ करते थे, यहाँ पे पॉइंट है हमारा, उसको, इस चीज को समझना आप। ये लोग मिडल मैन भी इनको कहा जाता था, ठीक है, मिडल मैन। मिडल मैन, मिडल मैन कहा नहीं जाता था, हमने आसान बनाने के लिए लिख दिया यहाँ पे, देखो, गुमास्ता ही कहा जाता था, जो कंपनी के अधिकारी होते हैं उनको। नवाब कौन है भारत के अंदर? जो वहाँ के राजा है, रईसदार है, पैसे वाले हैं, उनको नवाब कहा जाता है। अब हुआ क्या, इतनी सारी चीजें हुई, बंगाल के अंदर अकाल पड़ा हुआ है, लगान वसूली जा रही है, तो किसके पास जा रहा है सारी चीजें? ये अधिकारी है, ये कोई राजा नहीं है, ये अधिकारी है। इस तरह के काफी सारे अधिकारी यहाँ पे थे। ये अधिकारी भारत से व्यापार करते, सामान को ब्रिटेन में भेजते। इनसे ये लोग इतने जल्दी अमीर हो जाते हैं कि वहां के जो लोग अमीर होने में उनको सालों लग रहे थे, यहाँ से सामान ब्रिटेन में पहुंचा और ये लोग अमीर हो गए, बस इतना सा टाइम लग रहा था इनको। तो भारत के जो नवाब कहे जा रहे थे ये लोग, इन अधिकारियों को ब्रिटेन के अंदर नवाब कहने लग गए थे। तो हम कह सकते हैं कि नवाब। अब ये पॉइंट लिखना बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लिख लेना कि जो गुमास्ते थे भारत के अंदर, ठीक है, जो गुमास्ते थे,
गुमास्ता प्रथा भी कह सकते हो, जो गुमास्ते भारत के अंदर हुआ करते थे, जो कंपनी के अधिकारी हुआ करते थे, भारत से जब सामान लेके ब्रिटेन में बेचा करते थे, वो काफ़ी जल्दी अमीर हो जाते थे, और काफ़ी जल्दी अमीर हो जाते थे तो ब्रिटेन के जो लोग थे उनको नवाब कह के चिढ़ाते भी थे और प्रशंसा भी करते थे। दोनों चीज़ें हैं कि वो लोग चिढ़ाते भी थे कि आप भारत को लूट रहे हो, क्योंकि दुनिया को पता चल रहा था कि भारत के साथ क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ तक देखा, इस चीज़ को मिटा देते हैं, इधर चलते हैं। ये सारी चीजें होने के बाद अंग्रेज अभी तक सिर्फ लूट रहे हैं हमको। वो नवाब को अधीन किया, युद्धों में हमको हराया और लूटने का काम कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। अब देखना वारेन हेस्टिंग आएगा, नाम सुना होगा आपने, वारेन हेस्टिंग। इनके बारे में यही सुना होगा कि काफी अच्छे थे, या इन्होंने ये चीजें लागू की, काफी अच्छे काम भी किए अंग्रेजों ने। समझना है यहाँ पे, इन्होंने एकाधिकार का रूल बनाया, का नियम बनाया। पहली बार इंग्लैंड मतलब भारत के अंदर पहली बार ये चीजें हो रही थी, बंगाल के अंदर पहली बार ये चीजें हो रही थी। समझना इस चीज को, एकाधिकार क्या होता है। तो आज का जो बंगाल है हमारा, ये सिर्फ ये बंगाल नहीं, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड की जमीन, ये जो पश्चिम बंगाल है, ये सारा पूरा हिस्सा ही पहले बंगाल हुआ करता था। इस पूरे हिस्से के अंदर इन्होंने एकाधिकार का नियम लगाया और नमक प्लस अफीम, कितना टैक्स वसूला गया, कितना था, मात्रा कितनी थी, सारी चीजें आगे काफी डिटेल में हम जाएंगे। लेकिन अभी समझने के लिए इस चीज को समझना कि नमक और अफीम पर पहली बार एकाधिकार का नियम लगा दिया गया कि इन पे सिर्फ अधिकार किसका होगा, अंग्रेजों का होगा, और यहाँ पे टैक्स लगा दिया गया। नमक हर घर की जरूरत होती है, हर घर की जरूरत होती है नमक, इस पे टैक्स लगा दिया गया। ठीक है, मतलब कि लोगों को सिर्फ अब लगान नहीं देनी पड़ रही है, बल्कि कुछ जो भौतिक वस्तुएं जो थी, उनके खाने के लिए जो चीजें थी, उन पे भी टैक्स देना पड़ रहा था। दूसरी चीज अफीम, जबरदस्ती बंगाल के किसानों से, बिहार के किसानों से जबरदस्ती अफीम उगवाई गई, और जबरदस्ती अफीम उगाने के बाद इसको चीन में बेचा गया, चीन में बेचा गया। क्यों बेचा गया इसको समझना। चीन में इंग्लैंड को चाहिए थी चाय, और चीन मांग रहा था चाय के बदले सोना और चांदी। तो इन्होंने एक तरीका निकाला, एकाधिकार का नियम लगाया, अफीम जो थी इस अफीम को चीन को दिया, चीन से चाय खरीदी, चाय को इंग्लैंड में भेजा। आप सोचिए इस तरीके टेक्निक इनकी कितनी खतरनाक टेक्निक इन्होंने यूज की। लगान वसूली गई किसानों से, जितनी लगान वसूल सकते थे 80%, 90% लगान वसूली गई। और जो साहूकार, जो जमींदार वर्ग बीच में आया और अमीर हो जाता है, वो यही कारण था कि इन लोगों ने चीन में अफीम पहुंचाने के लिए, जितनी ज्यादा अफीम पहुंचेगी उतनी ज्यादा चाय इंग्लैंड के अंदर पहुंचेगी। इस चीज को वापस समझना, भारत के अंदर किसानों से जबरदस्ती अफीम उगवाई गई, उस अफीम को चीन में भेजा गया। क्यों भेजा गया कि चीन को क्या चाहिए था, चीन को चाहिए था सोना और चांदी, किसके बदले में, चाय के बदले में। तो चाय इंग्लैंड में चाहिए थी उनको। तो सोचना यहाँ पे, भारत के किसान से जबरदस्ती अफीम उगवाई गई, वो अफीम सोने चांदी के भाव में चीन में बिक रही थी, उस अफीम को चीन में बेचा गया, वहां से चाय खरीदी गई और इंग्लैंड में भेजा गया। क्या आप डेफिनेशन निकाल सकते हो, मतलब इंग्लैंड के अंदर चाय का चुस्का लेने के लिए भारतीय लोगों ने अफीम उगाई और उनको फ्री में ही चीन में बेच दिया। ठीक है, मतलब कि अपनी मेहनत की कमाई यहाँ पे मेहनत की गई और चीन में फ्री में पहुंची, इंग्लैंड ने फायदा उठाया और चाय इंग्लैंड पी रहा है वहां पे। ठीक है, तो एक बार इसको लिख लीजिए, एकाधिकार पहली बार वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1780 में नियम लगाया गया और नमक और अफीम पर टैक्स लगाया गया। ठीक है, लाइन हम पढ़ के सुना देते हैं आपको, लिख लीजिए, हम लाइन पढ़ रहे हैं, आपको सुना दे। एकाधिकार की डेफिनेशन से समझ लेना। देखो, एकाधिकार का मतलब है कि चीजों पे, मतलब कोई कंपनी है उसका एकाधिकार है। जैसे कि कोई कंपनी चिप्स बना रही है तो उस कंपनी पे उस कंपनी का एकाधिकार है, मतलब चिप्स की ठेली पे उस नाम पे उस कंपनी का एकाधिकार है, ब्रांड है वो चीज, है ना। तो क्या होता है कि उस कंपनी की है कि वो कितने दामों में उसको बेच सकती है, वो सस्ते सस्ता बेचना चाहेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा बिके। तो यही एकाधिकार का नियम लागू किया गया, मतलब नमक पर
अंग्रेजों ने का एकाधिकार हो गया कि अब नमक बिकेगा तो टैक्स लगाने का काम किया जाएगा, और टैक्स कौन लगाएगा? अंग्रेज लगाएंगे, अधिकारी लगाएंगे। अफीम पे भी ये चीजें की गई कि अफीम उगाना है, कितनी मात्रा